हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा जो सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 में पेपर हुआ है और सब्जेक्ट फिजिक्स आप देख रहे हैं, लिखा गया है फिजिक्स। इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखेंगे और अभी आपको ये भी पता चल जाएगा। अब ये तो 100% क्लियर नहीं कहा जा सकता, बट मैक्सिमम चांसेस है कि बिहार बोर्ड का जो आने वाला एग्ज़ाम है, यानी कि जो भी फरवरी में होने वाला है एग्ज़ाम 2023 में, अभी से ठीक 4 महीने रह गए हैं, तो उस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे वो आप इसी को देख करके आप समझ सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए पहले ऑब्जेक्टिव समझिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी है? 70, देख रहे हैं यहाँ से। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो कितना आएगा, ये देख रहे हैं 20। अगर इसी में बात करें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का, तो लॉन्ग क्वेश्चन कितना आएगा, ये 6, देख रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से आपको करना क्या है, तो करना ये है कि आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव जो बनाना है वो 35, जो लॉन्ग जो सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है वो कितना, तो वो 10, और जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है उसमें से कितना, तो उसमें से 3 ही बनाना है। अभी जो आपका सेंटर, ये जो पेपर अभी जिस पेपर का डिस्कशन हो रहा है, यानी कि ये सेंटर एग्जामिनेशन का ये जो डिस्कशन हो रहा है, इसके हिसाब से है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही बनता है कि जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, खैर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f, 1/f। लेकिन ये जो f होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, मीटर में। लेकिन अगर f सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर 1 की जगह ये हो जाएगा 100। और अब आप f की जगह रख दीजिए 20, तो 20 से डिवाइड करें तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में प्लस में आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये डी ऑप्शन। ठीक ना। आइए अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपवर्तित होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, जब जल से कांच में प्रकाश जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया कहलाती है। प्रकाश को कितने रंगों में, तो 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। तो आप ये जानते हैं 10th क्लास में पढ़े थे, और ये तो खैर 12th में पढ़ना ही है। कौन सा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इनका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सी। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या कर रहा है, आकाश के नीले रंग का कारण है। तो आकाश के नीले रंग का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, और ये हो गया ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है ना। तो ध्यान देंगे, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है, तो ध्यान देंगे ये समर्थन करती है तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का है ना। लेकिन हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में इसमें चेंज कर दे, क्वेश्चन यही रहेगा और यहाँ पर दे दे, इसको हटाकर मतलब ऐसे दे सकता है कि इस ऑप्शन को दे ही नहीं और इसकी जगह कर दे इनमें से सभी। और हो सकता है कि यहाँ पर दे दे समर्थन नहीं करती है, तो इसका भी समर्थन नहीं करती है, इसका भी नहीं करती, इसका भी नहीं करती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव होगा। तो उसके अंदर का विभव कितना होगा, तो उसके अंदर का विभव ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये कि किसी, हम लोग जानते हैं कि किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितना होती है, तो वो तो 0 होती है। ठीक ना, अंदर।
अभी बताइए ई इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, तो डी वी बाई डी आर पढ़े हैं। ई इक्वल डी वी बाई डी आर इक्वल टू कितना, 0। इसका मतलब भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि गोलीय जो चालक है, खोखला गोलीय चालक, उसके अंदर हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि सब जगह समान है, यानी कि समरूप है। और चूंकि ये धनावेशित है इसलिए भी क्या होगा, धनावेशित। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 6 का बी ऑप्शन। 6 का क्या हो जाएगा, बी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग होता है। तो ध्यान देंगे ये है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, याद होगा जिसको जंक्शन लॉ बोलते थे, है ना। तो खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग कितना होता है, तो सभी विद्युत धाराओं का योग कितना होता है, तो शून्य होता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ये 7 का ए ऑप्शन। 8 में आते हैं। इसमें साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो ये तो अब साइक्लोट्रॉन पढ़े हुए तो फॉर्मूला ही है ना। इसलिए टी के है आवर्तकाल और महत्तम चाल क्या है, भी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 9 नंबर क्वेश्चन है किसी चालक को ई विद्युतीय क्षेत्र में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, यानी कि वीडी का फॉर्मूला है ना। तो अनुगमन वेग का फॉर्मूला हो जाएगा इसमें 9 का क्या हो जाएगा, तो ऐसा 9 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ये वीडी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज ई होता है वह ई है, और वेक्टर ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। ठीक है। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, तो ये ऐसे अब जानते हैं ई इक्वल टू वी बाई एल भी इसमें होता है। तो हो सकता है कि ये ऐसे दे दे ई, ये ऐसे ई वी बाई एम एल, और ये दे दे टाउ, है ना। क्यों, क्योंकि इसी के स्थान पर देखिए, ये यहाँ देखिए इसके स्थान पर ना, यहाँ समझिए, कलर चेंज करते हैं, इसी के स्थान पर क्या लिखा है, ये वेक्टर ई लिखा है, हम वेक्टर फॉर्म में यहाँ नहीं लिखे हैं, ठीक ना। आई होप के बात को समझ रहे होंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कहता है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो ध्यान दीजिए, एक आदर्श आमीटर का, तो आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है ना। लेकिन यहीं पर आदर्श वोल्ट मीटर बोल देता ना, तो उसका अनंत हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, आमीटर का प्रतिरोध आदर्श आमीटर का बोला है तो शून्य होगा, लेकिन नहीं अगर वोल्ट मीटर बोलता तो क्या होता, अनंत होता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय याम्योतर एवं भौगोलिक याम्योतर के बीच का कोण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है दिक्पात। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन हो जाएगा ये दिक्पात, बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कहता है, एक तार का प्रतिरोध आर है, यदि इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। तो तार का प्रतिरोध कितना होगा, ये तार का प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्व करें, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अलग से एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा कि कैसे ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये 16R हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक है। तो अगर आपका कमेंट आता है तो ज़रूर इसका वीडियो बनेगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, तो वह क्या है, वह है विभवांतर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो ये हो जाएगा 14 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 14 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या, लपेटों मतलब फेरों की संख्या क्रमशः N1 तथा N2 है। ध्यान दीजिए, प्राथमिक कुंडली के लिए N1 है, द्वितीय कुंडली के लिए N2 है। देखिए ध्यान क्या रखना, ऊंचाई के लिए बात बोला है ना। तो ऊंचाई के लिए
जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है वो कम होती है ऊंचाई के लिए, ध्यान रखेंगे, है ना। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। तो प्राथमिक कुंडली के लिए क्या है, N1 है ना, इसलिए N1 ये कम है और N2 यहाँ पर ज़्यादा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट 16 नंबर, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। लेकिन Q का मान कितना रखना है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और जब ये ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट का पावर -1, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान दीजिए। इसमें क्या बोला है, ये बूंदों की संख्या दिया है और इसमें एक की धारिता दी गई है। तो कहा जा रहा है बड़े बूंद, तो ध्यान देंगे अगर यहाँ पर बूंदों की संख्या n है, ध्यान रखिए n बूंदों को मिला करके, है ना, जिसकी धारिता कितनी है c है, ठीक ना। बड़ा बूंद बनाया जा रहा है तो बड़े बूंद की धारिता कितनी होती है, तो इसका फॉर्मूला आप ये ध्यान रखेंगे, बस करना कुछ नहीं है, सिंपल ये काम कर देना है, ठीक ना। n का पावर ये 1/3 आप यहाँ रख के चेक कर लीजिए, आ जाएगा 64 होगा तो भी 64 भी। ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन ये होता है ये अधिकांश 64 पर ही आता है और नहीं तो 125 पर ही आता है, बस इसी दोनों पर बेस्ट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा ये 64 का पावर 1/3, 64 का पावर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और इंटू 5 कितना 20, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता होती है। तो इसको जोड़ दीजिए कैसे, एक तो जोड़ा जाएगा 6 + 6 + 6 तो 18 हो गया, है ना, और दूसरा क्या होगा 1/6 + 1/6 + 1/6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3/6 = 1/2, फिर पलटेंगे तो किसी का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि ये तो 1/c = 2 होता है, तो 2 हो जाएगा और यहाँ से 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन देखिए सी। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। तो इसमें विक्षेपित जो नहीं होती है वो है गामा किरणें, यानी कि 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है, तो चोक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है, तो ये 0 होता है, ठीक है, 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, तो बायो-सावर्ट नियम का गणितीय सूत्र है, बायो-सावर्ट नियम का गणितीय सूत्र है, देखिए ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा और ऑप्शन क्या हो जाएगा वेक्टर डी बी = V0/4 I dl क्रॉस R/RQ है, ठीक है ना। चलिए एक इसका ऑप्शन नंबर ए। जब आते हैं 22 में क्या कहता है, निकेल है, निकेल क्या है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, इनमें से कोई नहीं, तो निकेल लौह चुंबकीय है, यानी कि 22 का क्या हो जाएगा सी। 23 में क्या कहता है, एक उभयोतल लेंस के प्रत्येक तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी है। तो इसका तो यहाँ से आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ कि आंसर क्या होगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए भी अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे सॉल्व करके कि आंसर जो होगा इसका कैसे होगा। फिलहाल अभी अब जानिए कि क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर।
तो इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रकाश की एक किरण कांच, और ये कांच का अपर्तनांक दिया गया है, से पानी, और ये पानी का अपर्तनांक दिया गया है, में संचरण करती है, क्रांति कोण का मान होगा। तो इसमें क्रांति कोण का मान क्या होगा, तो इसमें आप क्रांति कोण का फॉर्मूला, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। अभी इसमें बस हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसका सही ऑप्शन बता सके। अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शन क्यों होगा, कैसे होगा, डिटेल वीडियो, तो आप कमेंट करेंगे तो उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे और अपना आप आंसर मैच करा रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं 24 का आंसर क्या होगा। तो 24 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, और ये होगा साइन इनवर्स 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो प्लेटों के बीच कलांतर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शून्य कलांतर होता है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का समान होगा। तो इलेक्ट्रॉन का क्या समान होगा यहाँ से, तो उसका संवेग समान होगा, है ना। एक ही तरंगदैर्घ्य के संवेग समान होगा, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो ये समानुपाती होती है जेड स्क्वायर की, यानी कि 27 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धित तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अशुद्धित तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है किसे, तो अशुद्धित तत्व के रूप में बोरॉन को यूज किया जाता है, इनके ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नीचे दिए चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। तो जब समतुल्य धारिता निकालेंगे तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ये 20/9 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मोडेम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है। तो ध्यान देंगे, मोडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, आपकी फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सॉरी आर होता है केवल, है ना। अगर इस देख रहे हैं दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा माइनस में, इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। इस पर रख करके सॉल्व कर लीजिएगा अपना। जो 31 का जो राइट ऑप्शन आएगा वह आएगा ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ध्यान रखिए वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। 33, 60 वाट 40 तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। किस क्रम में रखा गया, तो ये श्रेणी क्रम में रखा गया। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो सम्मिलित शक्ति जो आएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो ये हो जाएगी 24 वाट। कैसे, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, 1/60 + 1/40, ठीक ना। इसको आप ऐड करेंगे आ जाएगा आंसर। ऐड करके देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 60 + 40 डिवाइड बाई कितना, 60 × 40, ये 40 हो जाएगा। ऊपर क्या आ गया 100, नीचे क्या हो जाएगा 60 × 40, कट गया 1/24, और पलटेगा तो क्या आ जाएगा 24। सही है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 24 वाट। प्रेरणिक प्रतिघात होता है। प्रेरणिक का मतलब क्या कि जब तत्व जुड़ा हो,
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए, एक्सएल इक्वल टू 2πfl। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में क्या कर रहा है, एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 90 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा आप क्या करेंगे, आप आई इक्वल टू क्यू बाई टी आप यूज करेंगे। आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना क्यू बाई टी। तो क्या पूछा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है ना, तो क्यू की जगह आप एन यूज कर दीजिएगा, है ना। और टी का वैल्यू क्या रखिएगा, 1 सेकेंड। आई का वैल्यू 1 एम्पियर और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया ही है, सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 36 बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाला है, धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण क्या होगा, यानी कि टॉर्क की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट देख रहे हैं, ये क्या है, एम है, और किसके बात कर रहा है, टॉर्क का। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर एम प्लस वेक्टर बी, और ये ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो यहाँ पर क्या है, स्थिर है। नेक्स्ट, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। ध्यान देंगे, डायनेमो को ही हम लोग बोलते हैं एसी जनरेटर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जनरेटर 2 टाइप का होता है, जनरेटर 2 टाइप का होता है। एक आप पढ़े हुए हैं जनरेटर कैपेसिटेंस वाला चैप्टर में, और ये जिस डायनेमो की बात कर रहा है इसको पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट वाले, यानी प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में, ठीक ना। तो इसी डायनेमो को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, है ना, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसको पढ़ते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि 38 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये भी अब क्या कर रहा है, एलर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, तो एलर परिपथ का शक्ति गुणांक ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। 40 में क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई तथा वोल्टेज फाई के बीच कलांतर, वोल्टेज भी के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा, वाटहीन घटक। और वाटहीन घटक क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी आई साइन फाई, यानी कि 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 41, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो इनमें से कौन सा सही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 41 का ऑप्शन ए, सॉरी 41 का ऑप्शन यहाँ हो जाएगा बी, स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो इसमें 42 का जो ऑप्शन होगा सी, यानी कि कितना होता है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब वह व्यवहार करता है, तो ध्यान दीजिए, जब उत्तल लेंस को हम लोग पानी में डुबो रहे हैं तो यहाँ पर इसका अपवर्तनांक क्या हो रहा है, देखिए पहले से इसका माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 1.5 है। अब जब इसको डुबो रहे हैं हम लोग तो इसका अपवर्तनांक कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से वही रह रहा है, कम हो गया ना। तो जब ये कम हो गया तो ये उत्तल लेंस के जैसा ही बिहेव करेगा। ध्यान रखें, कभी भी उत्तल लेंस का जो माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, यानी कि जो उत्तल लेंस का अपवर्तनांक होता है, अगर उसको जिसमें डुबो रहे हैं
उसका अपवर्तनांक अगर उससे कम है, जैसे कि यहाँ से यहाँ पर कम है, तो वह उत्तल लेंस के जैसा ही बिहेव करेगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हीरा का। नेक्स्ट, आँख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अबिंदुकता का। दृश्य प्रकाश के रंग का कारण है। दृश्य प्रकाश के रंग का कारण है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ये तरंगदैर्ध्य। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, तो परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो होता है ऑप्शन सी, यानी कि समतल होता है। सॉरी, ये अनंत पर होगा ना तो समतल होगा, लेकिन वहीं अगर परिमित दूरी पर है तो क्या होगा? गोलाकार होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, कैसा होता है? तो ये सतत होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है आधी हो गई मतलब क्या? अर्ध आयु, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ये बी। नेक्स्ट, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ध्यान देंगे, ताप बढ़ रहा है तो विशिष्ट चालक का प्रतिरोध क्या होगा? वो घटेगा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 51, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, कितने अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा? तो 51 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, यानी कि 56 किलोमीटर। नेक्स्ट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, उनके बीच की दूरी आधा करने पर विद्युत बल का मान होगा। तब जानते हैं विद्युत बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जब इसको 2r करेंगे तो 1/4 r² हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/4, यानी कि ये ऑप्शन कौन सा होगा? ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट, चित्र में धारा I का मान, तो ध्यान दीजिए, जब आप जंक्शन लगाएंगे यहाँ पर वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट यहाँ आ जाइए, यहाँ पर जंक्शन अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ से ये 16 आया, इधर से 8 निकल गया, तब जानते हैं जंक्शन में क्या कि जितना आता है उतना जाता है, तो 16 आया, 8 इधर गया, तो इधर भी कुछ जाएगा तो कितना जाएगा? 8 इधर भी जाएगा, तभी ना 8 8 16 चला गया, तो इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ये देखिए, दो बल्ब 25 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट दिया गया है, इनमें से किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा? तो ध्यान दीजिए, अगर दोनों में वोल्टेज सेम है, सेम तो है ही, देख ही रहे यहाँ से, ये भी और ये भी, तो जिसका वाट कम रहेगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो इसमें किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा? तो देख रहे हैं कि इसका वाट ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? ये बी ऑप्शन। तो 54 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है? वोल्ट, और हम लोग इसको वोल्ट मीटर से मापेंगे, यानी कि 55 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, धातु का परवैद्युतांक, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका अपवर्तनांक परवैद्युतांक, धातु का परवैद्युतांक कितना होता है? ये होता है इनफाइनाइट। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को कहते हैं, तो यही है डायनेमो, जो कि मैं पहले डिस्कस कर रहा था जिसके बारे में। तो 57 का ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन। 58।
जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमको सीधा देखने की क्या होती है, अनुभूति होती है ना। तो 58 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ये वास्तविक एवं उल्टा। विनाशकारी व्यतिकरण में पथांतर होता है, तो पथांतर कितना होता है, λ/2 का विषम गुणक होता है, विषम। तो विषम गुणक तो यही है ना, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 59 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, किसको मापता है, ये फेमस क्वेश्चन है, ऊर्जा को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो ये हो जाएगा बामर श्रेणी, यानी कि 61 का ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता महत्तम होती है, तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी, गामा किरणों की। नेक्स्ट, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होती है, तो जो 63 का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, और ये हो जाएगी कितना, तो ये 100 हर्ट्ज, दूरी हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होगा, तो वो है न्यूट्रॉन, क्योंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, बी। भूतरंगों के लिए आवृत्ति सीमा होनी चाहिए, तो यह 1500 किलो हर्ट्ज से कम ही होती है, इसलिए इसका मन इससे अधिक नहीं हो सकती, तो ऑप्शन हो जाएगा ये डी। नेक्स्ट, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता, ध्यान रखेंगे, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई की बात हो रहा है ना, तो अगर नली की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है, यानी ऑप्शन ए। चुंबक की चुंबकीय लंबाई तथा चुंबकीय, देखिए ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है, तो ध्यान दीजिए, जो अगर ये ऐसे है यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक के इसको बोलते हैं चुंबकीय लंबाई, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ LM है ना, और ये यहाँ से इस सिरा से लेकर के इस सिरा तक को बोलते हैं LG। तो जाहिर सी बात है LG ज़्यादा होगा LM कम होगा, LG ज़्यादा होगा और LM कम होगा मतलब कि LG में अगर हम भाग देंगे LM से तो क्या आएगा, तो वह निश्चित रूप से 1 से ज़्यादा आएगा। देखिए ये देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा कौन है, तो सोचिए कि यहाँ से आप LG में LM से भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा, तो ये 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, ये 5, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसी से मैच करा लीजिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता का मात्रक है, ध्यान देंगे, इसका बैकुरल भी मात्रक होता है, क्यूरी भी होता है, तो यहाँ पर क्या दिया है, क्यूरी दिया है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, तनुकरण को मापा जाता है, तो तनुकरण को डेसिबल में मापा जाता है, यानी ऑप्शन ए। और ये हो गया 70 नंबर क्वेश्चन, यानी 0 केल्विन पर अर्धचालक व्यवहार करता है, तो 0 केल्विन पर अर्धचालक कुचालक के जैसा व्यवहार करता है। तो ये हो गया 70 में 70 ऑब्जेक्टिव, और इसमें जो समय लगा मात्र 34 मिनट का समय लगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से है। तो देखिएगा लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय है, किन्हीं 10 ही प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक ना। अब देखिएगा बोला क्या कहता है, स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चालक की प्रतिरोधकता क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति गुणांक से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध लिखें। क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखें। उसके बाद क्वेश्चन आता है,
वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या हैं। उसके बाद क्वेश्चन है पोलराइड क्या है, इसका एक उपयोग लिखें। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन इवन कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा जा सकता कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, लेकिन हाँ कुछ हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। अब चूँकि आप सभी लोग इस पेपर को देख चुके होंगे, तो इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को अपने से पढ़ लीजिए, और अगर आप इसका सोल्यूशन कर पा रहे हैं सब्जेक्टिव का तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन अवेलेबल कराया जा सकता है, ठीक ना। तो ये सब रहा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 20 है, और लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए। गॉस का प्रमेय लिखे तथा सत्यापित करें। वर्ण विक्षेपण तथा हेतु विचलन क्या है। दो पतले प्रिज्मों द्वारा इसे प्राप्त करने की शर्तों को प्राप्त करें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम की व्याख्या करें। एक प्रिज्म के लिए दिखाइए कि अपवर्तनांक म्यू दिया जाता है और इस फॉर्मूले द्वारा। फिर निरक्षीय स्थिति में क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। लेंज के नियम को लिखना है और दिखाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का सीधा प्रतिफल है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किस संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो ध्यान रखेंगे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसमें जो भी क्वेश्चन बताया गया वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।